ओके, क्वेश्चन नंबर 122 में क्या करना है, मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बतानी है क्या होगी इस केस में। दो इंडिपेंडेंट सैंपल हमें गिवन है, ठीक है, और इन्हें कंबाइन किया गया है, ऑर्डर में कंबाइन किया गया हुआ है। तो n1 इक्वल टू यहाँ पर n1 का वैल्यू 5 है और n2 का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो u का फॉर्मूला यहाँ पर होगा, मान विटनी स्टैटिस्टिक, इसका फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 प्लस n1 n1 प्लस 1/2 माइनस s1, या u डैश हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। u डैश का फॉर्मूला होता है n1 n2 प्लस n2 इंटू n2 प्लस 1/2 माइनस s2, या u प्लस u डैश इक्वल टू होता है n1 इंटू n2, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर u कैलकुलेट कर लें, ठीक। देन u डैश कैलकुलेट कर लें, u डैश हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और u की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो u स्टैटिस्टिक होगी यहाँ पर, u स्टैटिस्टिक विल बी मिनिमम ऑफ u एंड u डैश, ठीक है, जिसे आप कैलकुलेटेड कहते हो। तो ये u कैलकुलेटेड हम देखेंगे मिनिमम ऑफ u कॉमा u डैश होगा, ठीक। तो अब इस पे देखते हैं, जहाँ पे ये आपको पता है s1 s2 क्या है, s1 इज सम ऑफ रैंक्स ऑफ x एंड s2 इज सम ऑफ रैंक्स ऑफ y, ओके। तो अब यहाँ पे रैंक हमने निकालनी है, देखो पेयर हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, तो हम रैंकिंग कर लेंगे, ठीक। रैंकिंग करेंगे तो y4 जो है इसे फर्स्ट रैंक मिलेगी, देन ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड हैं, y4 मिनिमम वैल्यू है कंबाइंड सैंपल में और x3 मैक्सिमम वैल्यू है, तो y4 को लोवेस्ट रैंक मिलेगी, x3 को हाईएस्ट रैंक मिलेगी। ये इस तरह से रैंकिंग हमने कर ली। तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हम u कैलकुलेट कर रहे हैं तो u के लिए हमें सम ऑफ रैंक्स ऑफ x चाहिए होगा। तो सम ऑफ रैंक्स ऑफ s1 हम देखेंगे, तो सम ऑफ रैंक्स हम देखेंगे तो ये x1 की ये पहली रैंक है 2, देन x की सेकेंड रैंक 3, देन x की थर्ड रैंक 5, देन 8, देन 9, यही होगा। इतना क्लियर है। Yes. तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये 27 आ जाएगा, ठीक है। Yes. तो Yes. अब हम u कैलकुलेट करें, तो u कैलकुलेट करेंगे तो ये u का फॉर्मूला है n1 n2, दैट इज 5 इंटू 4 प्लस n1, n1 दैट इज 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई माइनस 27। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20, प्लस माइक ऑफ रखिए आप, 20 प्लस ये कितना आ रहा है, 10 माइनस 27, यही आ रहा है। तो ये वैल्यू आएगा 3, ठीक है। देन हम यू डैश कैलकुलेट करेंगे, तो यू डैश का वैल्यू आएगा n1 n2 माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा, n1 n2 दैट इज 20 माइनस Into u, 7. u is 3, that is 17, so u calculated will be minimum of 3 comma 17, that is 3, but 3 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस में। हम्म? N1 यू की वैल्यू में हमारी थोड़ी गड़बड़ ही हो गई सर, गड़बड़ हो गई।
हाँ, ये n1 की वैल्यू 5 है ना, 5 है सर। ये वैल्यू चेंज होगा यहाँ पर। हम्म। कितना आएगा ये? 5 इंटू इंटू 6। 6/2। तो तो ये कितना हो गया? 315। 20 प्लस 50, ये 15 हो गया। यस। 35 माइनस 27, 35 माइनस 27, दैट इज 8। यही होगा, u की वैल्यू 8 आ गया। देन u डैश n1 n2 माइनस u, तो ये 20 माइनस 8, दैट इज 12। ठीक है, तो अब जो u कैलकुलेट होगा हमारा, u कैलकुलेटेड वैल्यू ये होगी मिनिमम ऑफ 8, 12। तो मिनिमम ऑफ 8, 12 इज 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। देन नेक्स्ट, चेक 121 वाला क्वेश्चन है, टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ आर इंडिपेंडेंट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, मल्टीनोमियल के पैरामीटर्स के, पी आई वन प्रोबेबिलिटीज पी आई एंड पी आई के, where I varies from 1 to up to r, then our hypothesis is Pi is equal to Pj, that is Pj are known. A chi-square test statistic is used to test the equality of R independent multinomial distribution. Test statistic is used. The degree of freedom of the chi-square test R. R independent multinomial distribution with k parameters. देखो, जनरली जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ क्लासेस -1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना है। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में कितने पैरामीटर्स हैं? के पैरामीटर्स हैं, और आर इंडिपेंडेंट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी पैरामीटर्स के लिए होगी k-1, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए होगी r-1। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए r-1 इंटू k-1। ये ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या ऑप्शन है इसका? आपने मुझे भेजा, डी भेजा, इसमें देखो। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इसमें डी होगा, 121। हाँ, 121 का डी है। ठीक है, ओके। ए यूनिट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ यूनिट्स लेवल के टू, हमने क्या किया है, जो पॉपुलेशन है हमारे पास n इक्वल टू एन के, ये पॉपुलेशन है, तो इसमें हमने यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया है के टू के, जैसे फर्स्ट यूनिट का लेवल है के, सेकंड का 2k, सिमिलर टू एन के। ओके, ए यूनिट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेट, ये जो लेवल्ड सेट है हमारे पास, इसमें से हमने एक यूनिट रैंडमली सेलेक्ट की है विथ प्रोबेबिलिटी 1/n। ओके, एंड इज इंक्लूडेड इन द सैंपल। देन सेकंड पॉइंट है, ए एस आर एस डब्ल्यू ओ आर ऑफ साइज n-1 इज देन ऑब्टेन्ड। ओके, टोटल जो सैंपल साइज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये सैंपल साइज हमारा n है। तो इस सैंपल साइज n में से जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमने क्या करी है, इस सेट से ऑब्टेन की है विथ प्रोबेबिलिटी 1/n। अब जो रिमेनिंग n-1 यूनिट्स हैं, तो रिमेनिंग n-1 यूनिट्स के लिए हमने क्या किया है, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर अप्लाई किया है। ठीक है, and ASRSWR of size n-1 is then obtained from the remaining n-1 units in the population, and these units are included in the sample.
तो ये हमने सैंपल एक कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जिसका साइज क्या हो गया, एन हो गया, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमने 1/n प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट की है, देन बाकी यूनिट्स हमने क्या की हैं, सेम प्रोबेबिलिटी, यानी वही प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, पहले 1/n है, देन सेकेंड में n-1 है। ठीक है, देन द सैम्पलिंग मेथड corresponds to a systematic sample. The sampling method corresponds to a systematic sample. Systematic sample होगा ये, क्यों? No, sir. क्यों नहीं होगा? सिस्टमैटिक सैंपल क्यों नहीं होगा? हम्म, क्योंकि आंसर में नहीं दिया है। हम्म, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का क्या मेथड है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड क्या है वो समझना जरूरी है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में हमारे पास n यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम इस n यूनिट्स में से एक यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। वन यूनिट इज सेलेक्टेड randomly while other units will be selected in predefined manner। ठीक है, प्री डिफाइंड मैनर का मतलब है यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग इंटरवल के का यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में सिर्फ एक यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट यूनिट होगी उसे आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, जिसे आप आई कहते हो, आई इज़ रैंडम स्टार्ट। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो हमने क्या किया, रैंडम स्टार्ट किया, एक यूनिट हमने रैंडमली सेलेक्ट कर ली, बाकी यूनिट्स को हम क्या करेंगे, सिंपली इंटरवल जो हमने के डिफाइन किया है उस सैम्पलिंग इंटरवल के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। तो जो सिस्टमेटिक सैंपल होगा ये आई कॉमा आई प्लस के कॉमा आई प्लस 2 के इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? वो कह रहा है भाई No, फर्स्ट यूनिट तो हमने विद प्रोबेबिलिटी 1/n सेलेक्ट किया, लेकिन रिमेनिंग यूनिट्स को भी हम क्या कर रहे हैं, एस आर एस डब्ल्यू आर की हेल्प से सेलेक्ट कर रहे हैं विद वेरिंग प्रोबेबिलिटी n-1 डिवाइडेड बाय n-1, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? yes, sir. यस सर। तो ये मेथड तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड तो है ही नहीं। जो सैम्पलिंग मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उससे हमें सिस्टमेटिक सैंपल नहीं मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. There is no unbiased estimator of the population total. There is no unbiased estimator of the population total. SRSWR में ये होता है समेसन समेसन वाई आई अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ समेसन कैपिटल वाई, ये होता है ना, सैंपल टोटल है, ये n इंटू एक्स बार का आप एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये समेसन कैपिटल वाई या समेसन कैपिटल एक्स की तरह आएगा। तो एस आर एस डब्ल्यू आर क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। क्यों? Yes, sir. तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमें पॉपुलेशन टोटल का अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा, क्योंकि पूरी सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है यहाँ पर। ठीक है, सारी यूनिट्स हमने रैंडमली सेलेक्ट की हैं, सिस्टमेटिक सैंपल नहीं है। सिस्टमेटिक सैंपल में सिर्फ फर्स्ट यूनिट को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, बाकी यूनिट्स हमारी सैम्पलिंग इंटरवल के बेसिस पे सेलेक्ट होती हैं। इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी इज नॉट दी सेम फॉर ऑल दी पॉपुलेशन यूनिट्स। हाँ, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। इस केस में इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी n/n है, इस केस में ये n-1/n-1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग यूनिट्स को इस तरह से n-1 यूनिट से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी इस केस में n-1 अपॉन n-1 होगा। इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी नॉट द सेम फॉर ऑल द पॉपुलेशन यूनिट्स। तो ये तो करेक्ट है, बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज दी 1/n इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए यूनिट। जैसे हमें क्या करना है, 6 लोगों में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके इंक्लूजन, उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 होगी। क्यों? यस सर। क्या करूँगा सिलेक्शन के लिए? रैंडम सैम्पलिंग मुझे करनी है। मुझे 6 स्टूडेंट में से सपोज 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 6 स्टूडेंट है मेरे पास, 6 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6, सेकेंड स्टूडेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन के लिए रैंडम सिलेक्शन करना है तो मैं पासे का यूज़ कर सकता हूँ। मैं पासा फेंकूंगा। मैंने कहा भाई जो भी पासे में नंबर आएगा वो नंबर मेरा स्टूडेंट लेवल, जो स्टूडेंट का लेवल मैंने बनाया होगा। जैसे मेरे पास 6 स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, तो 6 स्टूडेंट के केस पे क्या किया हमने, फर्स्ट स्टूडेंट को लेवल 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, 5, 6, ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो सिंपली क्या करूँगा, पासा फेंकूंगा। तो पासे में जो भी नंबर आएगा वो नंबर वाला लेवल यानी वो स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पासा फेंका, 4 पासे में आया। तो 4 आने का चांस 1/6, ये प्योर रैंडम मैनर है यहाँ पर। तो फोर्थ यूनिट हम सेलेक्ट कर लेंगे पॉपुलेशन में से। तो ये फर्स्ट यूनिट हमें मिल गई 4। ठीक। देन हम क्या करेंगे, पासा फेंकेंगे, अगेन पासा फेंकेंगे। ठीक है। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट वर्क कर रहे हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, अगेन 4 आ गया। ठीक है। तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसे सेलेक्ट कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट बार पासा फेंकेंगे, नेक्स्ट टाइम पासा फेंकेंगे, तो उसमें सपोज क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तो 4, 2 ये मिला। ठीक है। तो अब एक पॉसिबल सैंपल तो ये है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? एक पॉसिबल सैंपल ये है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की जाए। इसी तरह से बाकी पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं, जैसे 1,2, 1,3, 1,4, है ना। तो हर सैंपल की इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक तो हो गया इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, फोर्थ यूनिट के सिलेक्शन का चांस 1/6, सेकेंड यूनिट के सिलेक्शन का चांस 1/6। अब ये 4,2 ये एक पॉसिबल सैंपल है। इस पॉसिबल सैंपल के सिलेक्शन का चांस कितना होगा? हम्म 1/6 इंटू 1/6। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम्म, आप पासा फेंक रहे हो, पासे में 4 या 2 आने का चांस, 4 या 2 आने का चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, दैट इज 1/6, प्लस probability of getting 2, that is 1/6. So inclusion probability will be 2/6। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी 2/6 है, इसे मैं जनरलाइज करूंगा। तो 6 मेरा क्या था, पॉपुलेशन यूनिट थी, और 2 मेरा सैंपल साइज था। पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज, तो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में, n/n है। तो 1/n सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी n/n होगी इस केस में। जबकि नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी एक यूनिट तो हमारी लेस हो गई यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, n-1 यूनिट्स हैं, इसमें से हमने n-1 यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी n-1 अपॉन कैपिटल N-1 होगा। तो हम देख रहे हैं हर केस में क्या हो रहा है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी इज नॉट द सेम फॉर ऑल द पॉपुलेशन यूनिट। ठीक। देन द सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ये होगा यहाँ पर। द सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ये होगा। क्यों? द सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट यूनिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n है। ठीक है, ये x1 इसके साथ एसोसिएटेड होगा। प्लस अब सेकंड की प्रोबेबिलिटी ये n-1 हो जाएगी सिलेक्शन की, ये x2। तो इस तरह से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, दिस विल नॉट इक्वल टू 1/n या 1/N समेशन एक्स आई, दैट इज कैपिटल एक्स बार, या कैपिटल एक्स बार इज पॉपुलेशन मीन। सो सैंपल मीन is not
एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इन दिस केस। बात समझ में आ रही है? Yes, क्यों? sir. जब प्योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, प्योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप एक्सपेक्टेशन या मीन की ही बात करो, एक्स बार की मीन की ही बात करो, तो मीन क्या होता है? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/n इंटू एक्स वन प्लस 1/n इंटू एक्स टू प्लस अप टू 1/n इंटू एक्स एन लिखा जा सकता है। तो इसको जब इसी फॉर्म में लिखूंगा तो x1 यूनिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/n है, जबकि x2 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/n-1 है। ठीक है, तो इस तरह से जब मैं यहाँ पे सैंपल मीन डिफाइन करूंगा तो ये सैंपल मीन इस तरह से डिफाइन होगा और इसकी एक्सपेक्टेशन ये कैपिटल एक्स बार के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो सैंपल मीन इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इन दिस केस, लेकिन ये कह रहा था सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी इज नॉट द सेम फॉर ऑल द पॉपुलेशन यूनिट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। ये तो पता ही होगा आपको इसका आंसर क्या होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम्म, अगर पॉपुलेशन में लीनियर ट्रेंड है इस तरह की फॉर्म, ठीक है, जहाँ पर सी कांस्टेंट है, ठीक, और पॉपुलेशन यूनिट्स इस तरह से वेरी कर रही हैं, तो इस केस में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? मोर एफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये थ्योरम है, पता है ना थ्योरम? Yes, sir. अगर पॉपुलेशन कोई स्पेसिफिक लीनियर ट्रेंड पजेस करती है या कोई पैटर्न पजेस करती है, तो उस केस में हमेशा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये उसी थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में बोला जा रहा है यहाँ पर। जो लीनियर ट्रेंड की हम बात करते हैं, ये लीनियर ट्रेंड हम जनरली इस तरह की फॉर्म में लेते हैं, ए आई प्लस बी, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर सैम्पलिंग यूनिट्स इस तरह से वेरी कर रही हैं या इस तरह से वेरी कर रही हैं या सिंपली इस तरह से वेरी कर रही हैं, तो इस केस में हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अगर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का वेरिएंस क्या होगा इस केस में? कम होगा एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यस तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज लेस देन वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? Yes, sir. यस सर देन क्वेश्चन नंबर 128। ये एस्टिमेबिलिटी वाला क्वेश्चन है जो फिक्स्ड डिफेक्ट मॉडल पे है। इसको आप ऑब्जर्व करिए, कौन सा पैरामेट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल नहीं होगा। ये मॉडल इस तरह से आप समझ सकते हैं, y1 इक्वल टू प्लस अल्फा आई। ठीक है, इस तरह से आप ले लो, या वाई आई इक्वल टू प्लस अल्फा आई। तो जब आप म्यू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा टू की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस वाई आई हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होंगे ना, म्यू और अल्फा आई तो पैरामीटर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है? वाई आई हैं। तो म्यू और अल्फा आई को हमने क्या करना है? इन ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से एस्टिमेट करना है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर यही करते हैं ना, जैसे हमें क्या करना है, यील्ड में ट्रीटमेंट इफेक्ट देखना है और जनरल मीन इफेक्ट देखना है। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट हम देखेंगे या जनरल मीन इफेक्ट देखेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? यील्ड के ऑब्जर्वेशंस लेंगे ना। क्यों? जैसे कोई क्रॉप यील्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें सपोज हमने क्या किया, पैडी की यील्ड हमें देखनी है कि पैडी की यील्ड में फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो ये मॉडल हमारा बनेगा, इसी तरह का मॉडल बनेगा जहाँ पर वाई आई जे क्या होगा, यील्ड ऑफ पैडी होगा, रिसीविंग यील्ड ऑफ पैडी रिसीविंग ith फर्टिलाइजर, ठीक है, इन jth रेप्लिकेट। इस तरह से हम बात करेंगे। तो ये म्यू हमारा जनरल मीन इफेक्ट होगा, अल्फा आई इफेक्ट ड्यू टू ith फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं म्यू और अल्फा आई को अगर हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं यानी इफेक्ट एस्टिमेट करने जा रहे हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस वाई आई जे पे करेंगे यानी यील्ड पे करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लॉट से यील्ड मेजर कर ली, सेकंड प्लॉट से यील्ड मेजर कर ली, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, म्यू और अल्फा आई को एस्टिमेट करने के लिए हमने ये इस तरह का मॉडल इसे बना लिया सिंपली, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट जो पैरामेट्रिक फंक्शन है म्यू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, तो इस तरह का फंक्शन हमें मिल सकता है क्या, y की टर्म्स में इस तरह का फंक्शन मिल सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अल्फा वन और अल्फा टू आ रहा है, अल्फा वन अल्फा टू कब आएगा, जब i की वैल्यू मैं क्या लूँगा, वन और टू लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई वाई वन मैंने ले लिया, तो वाई वन इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा वन मिला, ठीक है, और वाई टू इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा टू मिला। मुझे क्या फंक्शन चाहिए, म्यू प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा टू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, वाई वन माइनस वाई टू ले लूँ, ले सकता हूँ। तो वाई वन माइनस वाई टू लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू। इसी तरह से अगर मैं वाई वन प्लस वाई टू ले लूँ तो ये टू म्यू प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है वाई वन वाई टू वाई एन में जो मुझे ये पैरामेट्रिक फंक्शन देगा, हम्म, नो। नहीं है। तो इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, एस्टिमेबल नहीं है। यही तरीका होगा ना यहाँ पे चेक करने का, या कोई और तरीका है। यस सर, लीनियर कॉम्बिनेशन से कर सकते। हाँ, देन अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री के लिए देखोगे क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री आपको मिले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाई वन वाई टू मैंने लिया था, मैं वाई वन वाई थ्री ले लूँ। तो ये म्यू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री ऐड करूँगा, तो ये म्यू टू म्यू एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री आएगा। तो यहाँ पे वाई वन वाई थ्री में भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो मुझे अल्फा वन प्लस अल्फा थ्री दे दे, ठीक है। देन टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू में देखूंगा, ये टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू में मैंने देखा वाई वन वाई टू में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो मुझे टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू दे दे, ठीक है। वाई वन वाई टू यस का सर। कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा वन माइनस अल्फा टू मिल रहा है। अगर यहीं पे मैं टू वाई वन माइनस वाई टू ले लूँगा तो ये फिर म्यू, यहाँ पे एक टर्म म्यू भी एक्स्ट्रा आ जाएगी, होगा ऐसा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। देन लास्ट वाला हम देख रहे हैं, तो अल्फा वन प्लस अल्फा पी माइनस टू अल्फा थ्री। तो ये वाई वन अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, वाई वन मुझे मिलेगा म्यू प्लस अल्फा वन, वाई टू मिल, वाई थ्री मुझे मिलेगा म्यू प्लस अल्फा थ्री, और वाई पी मुझे मिलेगा म्यू प्लस अल्फा पी। यही होगा, क्यों। Yes, sir. यस सर। तो इसमें मैं क्या करूँ, वाई वन वाई पी को ऐड कर दूँ। तो वाई वन वाई पी को ऐड करूँगा, ये आएगा ना एस्टिमेबल, ये आना चाहिए। वाई वन प्लस वाई पी मैंने लिया, तो ये म्यू टू म्यू प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा पी मुझे मिलेगा, मिला। यस सर। वाई वन प्लस वाई पी। अब वाई थ्री में मैं देख रहा हूँ भाई अल्फा थ्री का कोफिशिएंट यहाँ पर टू है, तो इसे टू वाई थ्री कर लूँ। टू वाई थ्री करूँगा तो ये टू म्यू प्लस टू अल्फा थ्री हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, वाई वन प्लस वाई पी माइनस टू वाई थ्री करूँगा, तो टू म्यू बैलेंस हो जाएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा पी प्लस माइनस अल्फा पी। टू अल्फा थ्री। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है ऑब्जर्वेशंस का, जिसमें यस। पैरामेट्रिक फंक्शन ही आएगा, तो ये इसका एक्सपेक्टेशन मैं लूँगा, तो ये एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आएगी। तो इसका मतलब है भाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, एस्टिमेबल फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, एस्टिमेट है, और ये फंक्शन हमारा क्या होगा इस केस में,
एस्टिमेबल फंक्शन होगा। तो ये हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन आर एस्टिमेबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। यस। तो इस तरह से आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 129, अंडर ए आरबीडी with V treatments and R application, which of the following is most correct? All pairwise contrast among the treatment effects estimable and are estimated with common variance with V treatments and R application। हाँ ठीक है, V treatments हैं तो बैलेंस डिजाइन होगा ये। ठीक है, बैलेंस डिजाइन का मतलब है जैसे सपोज हमारे पास क्या है, 3 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक, और 4 रेप्लिकेट हैं। तो T1 भी 4 टाइम्स रेप्लिकेट होगा, T2 भी 4 टाइम्स रेप्लिकेट होगा, T3 भी 4 टाइम्स रेप्लिकेट होगा। तो ये बैलेंस डिजाइन है। बात समझ में आ रही है? आरबीडी बैलेंस यस डिजाइन Yes, होता है, sir. हर ट्रीटमेंट सेम नंबर ऑफ टाइम्स रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट जो भी होंगे, जैसे अल्फा आई माइनस अल्फा जे कॉन्ट्रास्ट है, तो इसके लिए हम पैरामेट्रिक फंक्शन, इसके लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल पेयर वाइज कॉन्ट्रास्ट अमंग द अननोन ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर एस्टिमेबल एंड आर एस्टिमेटेड विद कॉमन वेरिएंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हमेशा करेक्ट होगा। और पेयर वाइज कॉन्ट्रास्ट क्या होंगे इस केस में, एस्टिमेबल। मैंने बताया था एस्टिमेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, रेप्लिकेशंस क्या होने चाहिए, मोर देन 1 चाहिए। ठीक है, तभी हम एस्टिमेट कर पाएंगे ना, क्यों? कोई भी डिजाइन है उसमें ट्रीटमेंट्स क्या होने चाहिए, मोर देन 1 टाइम्स रेप्लिकेट होने चाहिए, तभी एस्टिमेट्स क्या होंगे, सॉरी तभी ट्रीटमेंट्स एस्टिमेबल होंगे। तो इस केस में कॉन्ट्रास्ट जो भी हमारे बनेंगे अल्फा आई माइनस अल्फा जे, अब ये कॉन्ट्रास्ट हमारा बनेगा अल्फा आई माइनस अल्फा जे की फॉर्म में बन रहा है। तो सिंपली अभी जैसे ऊपर हमने देखा था, अगर वन वे नो मॉडल की ही बात करें, हालांकि यहाँ पे वन वे नो मॉडल नहीं होगा, टू वे मॉडल होगा। ठीक है, चाहे वो डिलीट कर दिया। हाँ ये था, जैसे y1 माइनस y2 हम ले रहे थे, तो ये अल्फा वन माइनस अल्फा टू आर। तो जो भी लीनियर कॉन्ट्रास्ट इस तरह की फॉर्म में होंगे, अल्फा आई माइनस अल्फा जे की फॉर्म में, ये हमेशा क्या होंगे फिर, एस्टिमेबल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, हमें हमारा मॉडल ये है वाई आई इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा जे। तो जब भी मैं वाई आई माइनस वाई जे लूँगा, तो ये अल्फा आई माइनस अल्फा जे आई। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। कॉन्ट्रास्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, समेसन सी क्या होगा यहाँ पर, ज़ीरो होगा। यही होता है कॉन्ट्रास्ट। यस। सी Yes, इज sir. कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, ये 1 -1 करेंगे 0 आएगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ऑल पेयर वाइज कॉन्ट्रास्ट ये क्या होंगे, एस्टिमेबल होंगे और कॉमन वेरिएंस होगा इनका। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टाइप सी आई अल्फा आई where summation ci equal to 0 and summation ci square to 1 are estimable and are estimated with common value। ये कंडीशन भी यहाँ पे करेक्ट होगी। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टाइप, ये अभी मैंने बता दिया, ये कॉन्ट्रास्ट हमारा निकल के आया है, वही चीज़ कह रहा है वो, वही चीज़ है। यहाँ पर ये सी आई ऑलरेडी यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब कहीं पे क्या होगा, इस तरह के फंक्शंस भी होंगे कि भाई अल्फा आई प्लस अल्फा जे की फॉर्म में भी कहीं पे आएगा। ठीक है, तो उस केस में भी वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, एस्टिमेबल हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी भाई, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, इस तरह से C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, ओके सर। ये कॉन्ट्रास्ट शायद मैंने डिस्कस किया होगा आपसे, लीनियर
लीनियर कॉन्ट्रास्ट होते हैं, क्वाड्रेटिक कॉन्ट्रास्ट होते हैं, क्यूबिक एंड और ये बताया था ना मैंने आपको क्लास में, जब उसकी नेट की क्लास हम कर रहे थे, तो वहाँ पे लीनियर हाँ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्यूबिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो ये हाँ लीनियर सर। कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन है, ये क्वाड्रेटिक कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन है। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या होंगे, एस्टिमेबल, ठीक। देन नेक्स्ट, ये ऑप्शन भी पर करेक्ट है। वेरिएंस कॉमन रहता है सर। हाँ, वेरिएंस कॉमन रहेगा ना। अब वेरिएंस कॉमन क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी मॉडल आप डिफाइन करते हो इसमें वाई आई इक्वल टू म्यू प्लस एल्फा आई प्लस ई आई जे की बात करते हो ना। हाँ। तो यहाँ पे जब आप वेरिएंस ऑफ वाई आई निकालोगे, तो ये वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या आएगा, हमेशा सिग्मा स्क्वायर आएगा। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात होती है ना यहाँ पे। ये कंडीशन कहाँ से फॉलो कर रही है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है वेरिएंस ऑफ ई आई जे से। यहाँ पे जो ई आई जे का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल है विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, दैट सिग्मा इज स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई इक्वल टू जीरो एंड वेरिएंस ऑफ ई आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की कंडीशन है ना, एरर की वेरिएंस क्या होगी, कॉमन होगी। तो वेरिएंस ऑफ वाई आई आप कैलकुलेट करोगे, सिग्मा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे कॉमन वेरिएंस की ही कंडीशन रहेगी, क्लियर। एस्टिमेबल फंक्शंस विद कॉमन वेरिएंस। हाँ, एस्टिमेबल फंक्शन नहीं करा ना वो, ऑल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टाइप दिस आर एस्टिमेबल। ये अभी हमने ऊपर बताया भाई क्यों एस्टिमेबल होगा, क्लियर। एंड आर यस सर। एस्टिमेटेड विद कॉमन वेरिएंस, वेरिएंस कॉमन ही आएगा, ठीक। ओके सर। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स आर ऑल अनकोरिलेटेड विच ईच अदर। ये लीनियर मॉडल में प्रॉपर्टी होती है, ब्लू हम निकालते हैं लीनियर मॉडल्स में, सो ब्लू आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। कोई भी ये लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर की फॉर्म में, तो इनके ब्लूज हम निकालेंगे जैसे एल डैश वाई वेक्टर, ठीक। तो ये ब्लूज क्या होंगे, हमेशा अनकोरिलेटेड, ठीक है। यानी जो एल डैश वाई वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये होता है नॉर्मल विथ मीन वेक्टर, सपोज म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर आई, ठीक है। आई मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कोवेरिएंस टर्म्स क्या हैं, जीरो है। ये रिजल्ट याद रहेगा। यस सर। दिस इज आवर एस्टिमेबल फंक्शन एंड दिस इज द estimate of that estimable function, and this estimate will follow a distribution with mean mu with mean vector mu vector and dispersion matrix sigma square I, that means the estimates are uncorrelated, ठीक है। ये blues क्या होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट, मोस्ट करेक्ट पूछ रहा है। मोस्ट तो सभी करेक्ट हैं, ऑल द अबव सी आर करेक्ट। क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 129 का डी। हाँ ठीक है, ऑल द अबव आर करेक्ट, ओके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर। यस सर। यस सर। देन नेक्स्ट, under an unconfounded 2q factorial experiment with factors a b c in two replicates arranged in a RBD, which of the following statement is not correct। ये कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 130। all factorial effects are estimated with same precision। 7 factorial effects are mutually uncorrelated। हाँ ये तो रहेगा, is not correct। the error sum of squares has an additional degree of freedom than that of the treatment sum of squares, total number of degree of freedom equal twice those carried by treatment sum of squares।
इसका क्या आंसर होएगा? टू रेप्लिकेट्स हमने लिए। टू रेप्लिकेट्स लिए हैं। टोटल कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे इस एक्सपेरिमेंट में? 8. 8 होंगे। तो 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट रेप्लिकेट में आएगा, और 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन सेकेंड रेप्लिकेट। तो दो ब्लॉक्स यहाँ पे बनेंगे। आरबीडी डिजाइन है ना ये, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, तो दो ब्लॉक्स बनेंगे। ये इस तरह से हम 8 प्लॉट्स में से अरेंज करेंगे। तो अनोवा टेबल यहाँ पे बनाओगे तो क्या होगा अनोवा टेबल में? सबसे पहले तो रेप्लिकेट्स होंगे हमारे पास, रेप्लिकेट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, देन ट्रीटमेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, देन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन टोटल फ्रीडम, है ना। रेप्लिकेट डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 8R-1, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 7। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7 into R-1. है 8R-1 माइनस R प्लस 1 माइनस 7। तो 7, 7R 7 माइनस 7, 7 इंटू R। R-1. पहला कह रहा है ऑल फैक्टोरियल इफेक्ट्स आर एस्टिमेटेड विद द सेम प्रिसीजन। सेम प्रिसीजन मींस कॉमन वेरिएंस होगा, ठीक है। ये आरबीडी अभी अभी हमें ये पीछे का रिजल्ट है देखो। ऑल पेयर वाइज कॉन्ट्रास्ट अमंग द अननोन ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर एस्टिमेबल एंड एस्टिमेटेड विद कॉमन वेरिएंस, यही कह रहा है। Yes, sir. कॉमन वेरिएंस मीन सेम वेरिएंस। अब आप देखते हो टू क्यूब एक्सपेरिमेंट में जो भी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, चाहे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, ए बी, बी सी, ए सी और ए बी सी, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल कॉन्ट्रास्ट होते हैं, होता है ना। Yes, sir. ये ऑर्थोगोनल कॉन्ट्रास्ट हैं, तो इस केस में यही रिजल्ट है सेम। तो ये एस्टिमेबल होंगे, ऑल आर एस्टिमेबल, ऑल इफेक्ट्स आर एस्टिमेबल एंड एस्टिमेटेड विद सेम प्रिसीजन, ठीक है। अब सेम प्रिसीजन कह रहा है वो, उसने यहाँ पे गिवन भी है भाई, द डिजाइन इज अनकन्फाउंडेड। अगर ये कन्फाउंडेड होता तो उस केस में भी प्रिसीजन सेम नहीं रहता, वो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लूज हो जाती, जैसे 1/4 इन्फॉर्मेशन जो इफेक्ट हमारा क्या होगा, कन्फाउंडेड होगा, उसमें उसकी 1/4 अगर वो एक ही ब्लॉक में कन्फाउंडेड है तो 1/4 इन्फॉर्मेशन उसकी लूज हो जाएगी। अगर वो सारे ब्लॉक्स में कन्फाउंडेड है तो टोटल इन्फॉर्मेशन उसकी लूज हो जाएगी, तो उस केस में प्रिसीजन सेम नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसने यहाँ पे अनकन्फाउंडेड डिजाइन कहा हुआ है। तो ये अनकन्फाउंडेड है, तो ऑल फैक्टोरियल इफेक्ट्स आर एस्टिमेटेड विद द सेम प्रिसीजन, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। Then second is best linear unbiased estimator of the 7 factorial effects are mutually uncorrelated with each other। ऑर्थोगोनल कॉन्ट्रास्ट हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ही क्या है? अनकोरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑर्थोगोनल अगर मैथमेटिकली बात करें तो इस तरह से हम ऑर्थोगोनलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इस केस में? इंडिपेंडेंट है लाइंस। तो ये इफेक्ट्स भी क्या होंगे यहाँ पर, इनका एस्टिमेट भी क्या होगा? अनकोरिलेटेड होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स हैज एन एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देन दैट ऑफ द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अब ये कैलकुलेट करें, टू क्यूब एक्सपेरिमेंट है और रेप्लिकेट्स कितने हैं? रेप्लिकेट्स आर 2। तो रेप्लिकेट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 15, यही हो जाएगा।
यही होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा था, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स हैज एन एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देन दैट ऑफ द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, बट वी हैव ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम, तो दोनों सेम आ रही, तो ये करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल ट्वाइस दोज कैरीड बाय द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 15 equal twice those carried by the treatment sum of square, treatment sum of square degree of freedom 7, this is not equal, तो ये भी इक्वल नहीं है, इनकरेक्ट है, तो दो ऑप्शन इनकरेक्ट है क्या इसमें है? क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन इज डी, डी वाला इनकरेक्ट है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तो सी और डी दोनों इनकरेक्ट आ रहे हैं इस केस में, सही कर रहे हैं हम ये, यही होता है ना इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम अनुभव में निकालते हैं। Yes, sir. The error sum of square has an additional degree of freedom than that of the treatment sum of square. चलो इसे देख लेते हैं क्या है। According to एक बार चेक कर लेना आप, अनोवा टेबल जो होती है ना टू क्यूब एक्सपेरिमेंट में आरपीडी में, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेट्स ट्रीटमेंट्स और एरर्स को हम कंसिडर करेंगे ना। ट्रीटमेंट ऑर्थोगोनल है तो वो ट्रीटमेंट हमारे टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 7 होंगे इस केस में, एक तो कंट्रोल इफेक्ट होगा, तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी, 8 - 1 दैट इज 7, से हम डिवाइड करते हैं 1, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 इंटू, अगर हम रेप्लिकेट भी नहीं लेते हैं तो रेप्लिकेट के केस में भी ये 7,7 ही रहेगा, उस केस में भी चेंज कहाँ होगा, है ना? चलो देखना इसे, ठीक ठीक है है। सर, हाँ हाँ हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 140 सॉल्व कर सकते हैं, Yes, sir. कैसे करोगे? Expectation of x निकालते हैं. हाँ, नहीं वो तो One फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करेंगे? integration of 1 minus f of x dx. हाँ, एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर? Fx 1 by 3, 1 by 2. Uh, distribution function, sir. 1 by 3, 1 by 2, or 1 by 2 plus x minus 5 square divided by 2. चलो देख लेते Integration लेकर sir. हैं। देन क्वेश्चन 141, the set of points of continuities of a distribution function is uncountable, countable, finite, अनकाउंटेबल कंटिन्यूटीज होती है सर इसमें, देखना पड़ेगा। Yes, sir. Then next 142, suppose x and y are two random variables of third order space to the expected less than or equal to, लेस देन और इक्वल टू ये इंडिविजुअल का होगा, फिर इंडिविजुअल के क्यूब का सम होगा ना, ये प्रॉपर्टी होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस Plus एक्सपेक्टेड, expectation. ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, क्यूब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्यूब डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/3 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी फॉर्म में आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड एक्स,
सी भी नहीं होगा, ये होगा आपका भी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। हाँ सर, राइट राइट है। 140 142 का ऑप्शन बी। देन 143, suppose x is an absolutely continuous random variable probability density characteristic function side of Riemann integral r, then इसका क्या आंसर होता है, ये थ्योरम होती है। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर बता सकते हैं क्या होगा? ये थ्योरम है जिसमें अगर आपको करेक्टरिस्टिक फंक्शन नोन है तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज नोन एज इन्वर्जन थ्योरम। ठीक है, तो ये एफ एक्स यहाँ पे होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला इन्वर्जन थ्योरम ये कहती है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ एक्स e to the power minus i t x into phi t dt। ठीक है, तो यस सर। ये इन्वर्जन थ्योरम है। तो ये पूछा है इसमें शायद, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई, ये नहीं होगा, एफ एक्स इक्वल टू ये नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई टू द पावर माइनस आई टी एक्स आई यू एक्स, अच्छा यू की फॉर्म में, ठीक है, ए टू द पावर माइनस आई टी एक्स फाई टी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ओवर द रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स की रेंज होगी यहाँ पर, जीरो टू इन्फानाइट नहीं होता है, ये अगर माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट होता तो ये करेक्ट होता, जीरो टू इन्फानाइट तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज आवर इन्वर्जन थ्योरम। क्लियर। यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 144, ये कैसे सॉल्व होगा? y फॉर गिवन x follows x square x follows which of the following statement is not true? expected value of y, एक्सपेक्टेड वैल्यू y के लिए एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ और एफ इंटू वाई और एक्स होना चाहिए, है ना। एफ वाई निकाल, एफ वाई का फॉर्मूला एफ एक्स वाई वन एक्स वाई, एफ एक्स है एफ वाई एक्स वाई। ये कैसे सॉल्व होगा 144? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। एफ वाई होना चाहिए ना, एफ वाई कितना है, एफ वाई इतना है, एफ एक्स फॉर गिवन वाई, एफ एक्स, चलो देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, ए सर। ये ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हुआ हाँ सर, रिपीट हो। है, हाँ। ये हाँ तो सर। लास्ट उसमें डिस्कस किया था ना 2021 वाले में, इसका ये हाँ, ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ए करेक्ट। ठीक है,
then let fx posterior distribution. Minimal sufficient statistic for theta is minimal sufficient statistic क्या होगा इसमें? यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है ना? हाँ sure. Suppose x1, x2, xn are independent random variables with PDF fxi fxi I. Okay, statistic for theta is sufficient statistic. तो नहीं समझ में। ठीक है sir. Then question 148. Suppose is a random sample of size n from normal distribution belongs to real numbers. Okay, suppose sigma square and t and the family and of sigma square respectively which of the following statement is correct. Suppose sigma square t and of the MLE and UM. Okay, sigma n square है smaller variance than that of Tn. नहीं, Tn is UM and sigma n square cap is MLE of sigma square. तो UM भी हुई है तो इसका वेरिएंस तो कम होगा, वेरिएंस ऑफ Tn मिनिमम. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिग्मा एन स्क्वायर हैज स्मॉलर वेरिएंस देन दैट ऑफ टी एन. नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल. वेरिएंस टी एन में सिग्मा एन स्क्वायर हैज स्मॉलर एम एस ई मीन स्क्वायर देन दैट ऑफ टी एन. सिग्मा एन स्क्वायर है देन दैट ऑफ टी एन. सिग्मा एन स्क्वायर है लार्ज देन दैट ऑफ टी एन. ये भी करेक्ट होगा. सिग्मा एन स्क्वायर है लार्ज देन दैट ऑफ टी एन. ठीक है. सिग्मा एन स्क्वायर टी एन द सेम सी. सी के टर्म्स में ये पूछ रहा है ना. कि क्या होता है मीन स्क्वायर एरर? मीन स्क्वायर एरर Variance of t प्लस plus b of t, b of theta, yeah, bias of t. बायस ऑफ टी. यही होता है ना. Yes sir. तो अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का एम बी वी क्या होगा? कैपिटल एस स्क्वायर होता है ना, वन बाई माइनस वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. और एम एल ई स्मॉल एस स्क्वायर होता है वन बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. यही होता है. Yes sir. बायस कितना होता है यहाँ पर? वैसे ये तो अनबायस्ड होगा ना. हाँ. हाँ, ये रिजल्ट होता है ना. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इज Optimize. इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वेयर Yes sir. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज कितना होता है ये? And एन माइनस वन अपॉन एन इंटू सिग्मा स्क्वायर. sigma square. कितना होता है? दिस इज इक्वल टू
सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर वाई, यही होता है। Yes, sir. दिस इज आवर बायस, है ना। Yes. Yes. हाँ, तो एम एस सी ऑफ सिग्मा स्क्वायर एन, दैट मीन्स एम एस सी ऑफ क्या, स्मॉल एस स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एन इज स्मॉल एस स्क्वायर, ये स्मॉल एस स्क्वायर है, ये कैपिटल एस स्क्वायर है। तो एम एस सी ऑफ एस स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर माइनस वाई एस। और एम एस सी ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे, एम एस सी ऑफ टी विल बी सिंपली वेरिएंस ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. क्योंकि ये तो अनबायस्ड है ना, कैपिटल एस स्क्वायर तो अनबायस्ड है। Yes. ठीक है, तो यहाँ से हाँ, ये रिजल्ट तो यहाँ से मिल रहा है हमें, एम एस सी ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर कैप इज लेस देन एम एस सी ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये बायस भी सब्ट्रैक्ट होगी ना। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है। Yes. क्योंकि जो स्मॉल एस स्क्वायर है, इसका मीन स्क्वायर एरर कैपिटल एस स्क्वायर से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बायस सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक, तो ये बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सिग्मा एन स्क्वायर है स्मॉलर एम एस सी देन दैट ऑफ टी एन, तो ये भी करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सिग्मा एन स्क्वायर एंड टी एन हैव द सेम एम एस सी, सिग्मा एन स्क्वायर कैप एंड टी एन हैव सेम एम एस सी, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं क्या, 48 के। नहीं सर। 148 का बी आ, सिग्मा एन स्क्वायर है स्मॉलर एम सी देन दैट ऑफ टी एन, और सी में क्या कह रहे हैं, सिग्मा एन स्क्वायर हैज लार्जर वेरिएंस देन दैट ऑफ टी एन। ये वेरिएंस इक्वल आते हैं क्या, तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर। ऑप्शन है इसमें, वेरिएंस ऑफ टी एन इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर। टी एन अगर एम बी हुई है, तो इसका वेरिएंस सिग्मा एन स्क्वायर से कम होगा या इसके बराबर। मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना होगा ना यहाँ पर। यस सर। आपको समझ में आ रहा है क्यों इसका आंसर बी की, या हम कुछ गलती कर रहे हैं कहीं पे। चलो छोड़ो इसे, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे आओ, क्या होगा इसका आंसर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ लॉग एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू द फिशर इन्फॉर्मेशन। फिशर इन्फॉर्मेशन तो ये होता है ना, आई थीटा इक्वल टू माइनस एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल बाई थीटा लॉग एफ एक्स होल स्क्वायर। दिस इज आवर फिशर इन्फॉर्मेशन, लेस देन जीरो लेस देन वन इक्वल टू जीरो। हाँ, ये इक्वल टू जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, यस सर। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। देन क्वेश्चन 150, suppose is a random sample Poisson distribution with mean theta, then the most for test for testing x naught theta equal to 1 theta. Reject s naught if x bar less than c x bar is not possible c2. Reject s naught if x bar less than c greater than c.
क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 150। हम्म नीमन पियर्सन लेमा से सॉल्व कर सकते हैं इसे। थीटा ग्रेटर देन 1 है तो इसे सिंपल हाइपोथेसिस बना लो, थीटा इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, L1 ओवर L0 आप निकाल लोगे, दिस इज ग्रेटर देन के, ये सॉल्व करो तो थीटा ग्रेटर देन 2 है, तो ये डिफरेंस जो आ रहा होगा ऊपर वो पॉजिटिव आएगा, तो यही इनइक्वलिटी चलते रहेगी। ये चेक कर लेना आप, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, इस यस हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो नीमन पियर्सन लेमा अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। यस सर। ठीक, तो थीटा ग्रेटर देन 1 है तो मैंने थीटा इक्वल टू 2 ले लिया, या थीटा इक्वल टू 3 ले लो, थीटा इक्वल टू 4 ले लो। ठीक है, यस तो ये इस केस में आप देखोगे ये इक्वलिटी यही रहेगी, तो यहाँ पे एक्स बार ग्रेटर देन सी आ रहा होगा, जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो एक्स बार ग्रेटर देन सी आएगा, तो रिजेक्ट एस नॉट इफ एक्स बार ग्रेटर देन सी, ऑप्शन सी होगा। चेक कर लेना इसे। ठीक है, हाँ सर। हाँ suppose is a random sample distribution that sample is consistent for theta, sample median is consistent for theta, x and bar consistent for theta, x and consistent for theta, sample mean is consistent for theta, sample mean अनबायस्ड नहीं होता ना इस पर, क्यों? क्योंकि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, थीटा थीटा अपॉन थीटा 2। बाई 2 आएगा ना। हाँ ये होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यस थीटा बाई सर। 2 आएगा, तो ये 2x यहाँ पर क्या होगा, 2x यहाँ पर थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। ठीक है, यस तो इसका यस सर। वेरिएंस, इसका वेरिएंस आप निकालोगे तो फिर वो n टेंस टू इन्फिनिटी में वो जो भी आएगा कंसिस्टेंट आएगा। तो सैंपल मीन तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है, सैंपल मीडियन भी नहीं। 2xn, हाँ ये होगा, 2xn बार इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, ये करेक्ट ऑप्शन है। यस एक्स सर। एक्स1 इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, x1 का आप निकालोगे, x1 का वेरिएंस वो n प्लस 1/n इंटू थीटा स्क्वायर के टर्म्स में आता है, वो देख लेना कितना है। यस सर। इसको कैसे चेक करोगे, ये पहले क्या करना पड़ेगा, अ, हाँ इसका x1 का पीडीएफ निकालना पड़ेगा ना, हाँ सर। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 आप निकालोगे, वो देखोगे क्या हाँ थीटा के इक्वल आ रहा है, देन वेरिएंस ऑफ x1 निकालोगे, फिर उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे, इन्फिनिटी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ये अनबा ये होता है, ये अनबायस तो है ही, साथ में इसका वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस में ये डिनोमिनेटर में n आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यस सर। यस तो n टेंस टू इन्फिनिटी में ये कंसिस्टेंट होगा। देन क्वेश्चन 152, थोड़ा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, वेक्टर, ये 152 का आंसर मिला आपको, क्या होगा इसका आंसर? डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, देन 153 भी इसी से रिलेटेड है। Then 154, let x1, x2, xn be IID uniform, define t1 and t2, where x1 minimum, then both t1 and t2 are equally efficient when n equal to 2. A are asymptotic relative efficiency t1 t2। ये प्रॉब्लम 154 वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन निकालना पड़ेगा, कर सकते हैं इसे? क्यों, सर। क्या करोगे, ए आर वेरिएंस ऑफ t1 निकालोगे, और वेरिएंस ऑफ T2 ए आर का फार्मूला सर उसमें सर। हाँ हाँ, ठीक है, फिर चेक करोगे एन की वैल्यूज पे चेक करोगे तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। यस सर। Then question 155, for a sample correlation coefficient R, it is known that root n r minus p tends converges to normal in distribution with mean 0 and variance this, where the
extrapolation going forward, transformation G dash always. Then question 156, let x vector follow norm with 4 component. Let yi be the principal component corresponding to li. Then which of the following statement is not correct? Are mutually independently distributed. हाँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में आप निकालोगे y1 y2 y4, ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x होगा, l डैश x वेक्टर, ये सपोज m डैश x वेक्टर, ये k डैश x वेक्टर, और इसको n डैश x वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। y1 y2 y3 y4 आर आइडेंटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं जो, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, तो कोफिशिएंट अलग अलग, तो ये आइडेंटिकल नहीं होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मीन अलग आ रहा होगा, वेरिएंस अलग आ रहा है। बात समझ में आ रही है? Sir. क्यों? Yes, sir. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होंगे क्योंकि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और कल हमने देखा था कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है यूनिवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करता है विथ मीन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जब आप y1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तो ये नॉर्मल विथ मीन कॉम्पोनेंट वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर आएगा, इसका मीन अलग आएगा, वेरिएंस अलग आएगा, इसका मीन अलग आएगा, इसका मीन अलग आएगा, इसका मीन अलग आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक। ये तो करेक्ट था, क्या पूछा है इसमें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हो गई, ये करेक्ट है। द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय y1 एंड y2 इज ग्रेटर देन 60%। y1 का परसेंटेज कितना होगा, y1 यानी y1 क्या होगा, लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग होगा, y2 लैम्डा टू के करस्पॉन्ड होगा, लैम्डा थ्री लैम्डा फोर, तो सीधे सीधे हम देखें तो वेरिएंस ऑफ y1 विल बी लैम्डा वन, वेरिएंस ऑफ y2 विल बी लैम्डा टू, वेरिएंस ऑफ y3 विल बी लैम्डा थ्री, एंड वेरिएंस ऑफ y4 विल बी लैम्डा फोर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय y1 एंड y2 इज ग्रेटर देन 60%। तो ये होगा टोटल वेरिएंस कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएंस विल बी 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 15। तो y1 का परसेंटेज कितना है, 6/15, और y2 का परसेंटेज है 4/15, तो ये 10/15 आएगा। 10/15 को सॉल्व करो, 15 6 जा 90, 6, हाँ 60% समथिंग आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 60%, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं वेरिएंस, Yes, sir. समझ में आता है ना। हाँ, sir. Then y4 explains the smallest proportion of the variance, ये करेक्ट होगा। y4 हमारा क्या है, लास्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो लास्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस क्या होगा, मिनिमम होगा। Yes. तो ये क्या पूछा था इसमें, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो Not ये correct. सेकंड बी Okay. ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Let x vector where sigma is a positive definite matrix, then which of the following is a necessary condition for to have independently distributed marginal distributions. A is only one singular matrix. A is idempotent matrix. A is the columns of A form orthonormal vectors of sigma. Columns of A forms orthonormal vectors of sigma. Then question 158. Let x follow multivariate where
the sigma is and A idempotent matrix of rank K. K idempotent matrix है of rank K less than P. Let Z equal to this, then mean and variance of Z respectively equal. Hmm? X dash sigma inverse X will follow chi-square distribution with parameter P. If rank of sigma is P. ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास। ठीक, ये बताया था ना मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो e टू दी पावर में होती है x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर डैश सिग्मा इनवर्स x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर विथ p p डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान Yes, में है। sir. तो अब यहाँ पर ये x डैश सिग्मा इनवर्स x वेक्टर, ये म्यू वेक्टर तो जीरो वेक्टर हो गया ना, तो म्यू वेक्टर की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये यही क्वांटिटी आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर पी होगा। ठीक है, अब लेकिन ये क्या कह रहा है, जेड कह रहा है जेड इज एक्स डैश सिग्मा इनवर्स ए इंटू एक्स, तो ए मैट्रिक्स, लेकिन अब ये ए मैट्रिक्स की रैंक क्या है, ये ए तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है लेकिन इसकी रैंक के है, दैट मीन्स लेस देन पी। तो अगर हमारे पास जो सिग्मा मैट्रिक्स है, सिग्मा में हमारे पास पी रैंक का मतलब हुआ, रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, यही होता है। किसी भी मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, उस मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है वो इसकी रैंक होगी। तो इस केस में सिग्मा की रैंक पी है तो ये काई स्क्वायर पी को फॉलो करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर सिग्मा इनवर्स आई, ये सिंपली आई में लिख रहा हूँ इसे, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा इनवर्स की रैंक तो पी है लेकिन आई की रैंक के है, यानी इसका मतलब है आई में क्या है, के लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग पी माइनस के रोज क्या होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्यों? Yes, sir. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी सिग्मा स्क्वायर आई, सपोज ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ बी, ये रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर? Yes. तो ये रैंक ऑफ के हो गया, ये रैंक ऑफ बी के हो गया, तो इसका मतलब है इस पूरी क्वांटिटी में क्या होगा, के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा फिर इस केस में, के हो जाएगा, काई स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और काई स्क्वायर का यही पूछा गया है, मीन और वेरिएंस पूछा है जेड का, तो काई स्क्वायर का मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और वेरिएंस ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इस केस में ये आएगा आपका ऑप्शन बी, B. मीन इज के एंड वेरिएंस 2 के। समझ में आया कैसे हुआ ये? Yes, sir. Then question number 159x follows three component normal with this. Then the conditional distribution of x1, x2 given x3 is and 2 respectively. ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर सकते हैं ना इसे सॉल्व? हाँ, कैसे करेंगे? सिग्मा 11.2 हमें निकालना है, ये सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 1, 2, 2, 1, इनवर्स 2, होता 2. है, सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 होता है। ठीक है, अच्छा. अब ये x1 Yes. x2 गिवन x3 है, x1 x2 गिवन x3, तो इसको आप पार्टीशन करोगे यहाँ से, ये पार्टीशन होगा इसका। ठीक है, हाँ. x1 x2
x3 ये पार्टीशन होगा, तो दिस इज आवर सिग्मा 1 1, दिस sigma इज 1 1, सिग्मा sigma 1 1 2, 2, सिग्मा 2 sigma 1 2, एंड sigma 2 2। 2. ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे सिग्मा 1 1.2, तो वो देख Yes लोगे क्या sir. आ रहा है, कर लेना इसको। समझ में आया Okay. कैसे करना है? हाँ. देन क्वेश्चन नंबर 160, let x follows this, let y and qi with rank a I r I is from under of 2k. Okay, let y equal to summation qi, then q1 q2 are independently distributed if and only if r is greater than or r। चलो इसे छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 161, ये कर लेंगे सॉल्व। Yes sir. हम्म, Yes. बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा है इसमें, तो क्या करना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है और वेरिएंस Very well. निकालना। ठीक है, Yes. तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा 2 इज y2 विथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 हम देख लेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 दिस इज थीटा 2 प्लस That's थीटा 3 just विच that इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, तो ये that ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। देन that ब्लू ऑफ थीटा 2 इज दिस, तो ये निकालो expected value of y2 minus expected value of y1 minus expected value of y3 five. divided by 2। तो ये expected value of y2 that is theta 2 plus theta 3 minus expected value of y1 theta 1 plus theta 3 minus expected value of y3, y को ऑफ रखिए आप, theta 1 plus theta 3 divided by 2। तो ये theta 2 plus theta 3 minus theta 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 3 2 theta 3 that is theta 3 that is equal to theta 2, so expected value of y2 is theta 2, blue of theta 2 is ओके इसका एक्सपेक्टेशन थीटा 2 के इक्वल आ रहा है। अच्छा वेरिएंस अब निकालेंगे, तो वेरिएंस हम देखेंगे कितना है। वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वेरिएंस ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अनकोरिलेटेड है, y1 y2 y3 आर कोरिलेटेड, तो ये अनकोरिलेटेड है तो इनका कोवेरिएंस जीरो होगा, वेरिएंस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y2 प्लस 1/4 variance of y1 minus y3, then variance of y2 is sigma square plus 1/4, ये फिर से अंदर वेरिएंस हमारा अप्लाई होगा तो कोवेरिएंस टर्म तो जीरो है, अनकोरिलेटेड है तो इतना होगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3/2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये तो करेक्ट है, ब्लू ऑफ थीटा 2 इज y2 विथ वेरिएंस, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन नेक्स्ट ब्लू ऑफ थीटा 1 इज दिस y1 plus y3, y1 plus y3 that is 1/2 of expectation of y1 theta 1 plus theta 3 plus expected value of y2 that is theta 2 plus theta 3, यही होगा y1 plus y3। अच्छा y1 plus y3 theta 1 y1 theta 1 plus theta 3 and y2 sorry y3 is theta 1 minus theta theta 1 3, minus theta 3. तो ये तो आ रहा है, तो ये तो आ रहा है थीटा 1। हाँ ठीक है, दिस इज अनबायस्ड। अच्छा इसका वेरिएंस हम निकालेंगे, तो ये वेरिएंस हो जाएगा 1/4 वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y3। 1/4 कैसे हुआ, 2 हमने बाहर ले लिया वेरिएंस से, तो ये 1/4 इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2, बट ये कह रहा है ब्लू ऑफ थीटा 1 इज विथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, दिस इज नॉट करेक्ट। देन ब्लू ऑफ थीटा 1 इज y1 plus y2 by 2, y1 plus y2 हम निकालेंगे तो ये मैं सीधे लिख रहा हूँ
थीटा वन प्लस थीटा थ्री प्लस वाई टू का एक्सपेक्टेशन है थीटा टू प्लस थीटा थ्री, तो ये थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस टू थीटा थ्री आ रहा है डिवाइड बाई टू, दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा वन, तो ये भी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर बी। ठीक है, इसी तरह से करेंगे ना। Yes. देन क्वेश्चन नंबर 162, in a simple linear regression analysis the fitted line using least square theory will definitely pass through, yes, definitely pass through the point x bar y bar when the intercept is present. Okay, definitely pass through the point x bar y bar, pass through the point, definitely pass through the point is to positive, इंटरसेप्ट होगा तो डेफिनेटली ये होता है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन होती है रिग्रेशन लाइन की, तो इसका हम सिंपली समेशन अप्लाई कर दें और n से डिवाइड कर दें तो y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार हमें मिलेगा। तो ऑब्वियस है भाई ये लाइन क्या होगी, x बार और y बार पॉइंट से भी पास होगी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, डेफिनेटली पास थ्रू द पॉइंट व्हेन द इंटरसेप्ट इज प्रेजेंट। ओके, Yes. then question number 163, in a multiple linear regression setup y under the assumption in the response variable y1 y2 yn are identical and independent, non-identical and correlated, non-identical and independent, identical and uncorrelated। आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, y1 y2 yn आइडेंटिकल नहीं होंगे, इनके डिफरेंट वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल वाला ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पर। नॉन आइडेंटिकल, अनकोरिलेटेड, नॉन आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट, ये अनकोरिलेटेड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जब भी हम लीनियर मॉडल डिफाइन करते हैं y1 y2 अप टू yn, वी से दैट y1 y2 yn आर अनकोरिलेटेड। ओके, सो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो गॉस मार्कोव सेटअप होता है, गॉस मार्कोव सेटअप में भी y1 y2 yn क्या होते हैं, अनकोरिलेटेड होते हैं। क्लियर, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। देन क्वेश्चन 164, consider a multiple linear regression model and suppose y cap and ei are the fitted value response variable by residuals respectively, then summation ei equal to 0, summation ei equal to 0 होता है। हम्म, होगा ना। हाँ, yes sir. कैसे होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई ei फॉलोज नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, कंडीशन होती है रिग्रेशन मॉडल में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ei इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट समेशन ei इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ei स्क्वायर इक्वल टू n सिग्मा स्क्वायर, समेशन ei स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, नहीं सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा, सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, समेशन ei y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे सेम है। Yes, same option. तो क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, Yes sir, पर आंसर में सी दिया है आंसर की। सी दिया है, हाँ सर। सी भी होगा। चलो देखना इसे, ले ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा, Yes. चलो देख लेना इसे, तो क्वेश्चन में ही दो आंसर सही दिया।
Then 165, consider a two-way classification model. Okay, with I say sigma square, yeah, correlated where tau I are fixed effects and beta j are random effects. Okay, with mean zero and variance sigma beta square. Hence the hypothesis regarding the insignificance of random effects is. हाँ, ये क्या होगा यहाँ पर? ये तो पता है भाई, रैंडम इफेक्ट्स के लिए ये हाइपोथेसिस नहीं होती है। ठीक है, रैंडम इफेक्ट्स को हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल वेरिएबिलिटी हम मानते हैं, ओवरऑल वेरिएबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। अब यहाँ पे ओवरऑल वेरिएबिलिटी दो है, एक वेरिएबिलिटी है एरर के लिए और एक वेरिएबिलिटी है रैंडम इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो ओबियस है भाई, रैंडम इफेक्ट की टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो रैंडम इफेक्ट की वेरिएबिलिटी को हम जीरो मानेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आया? Yes, sir. जब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होगा तब हम इस तरह से वर्किंग करते हैं, लेकिन जब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल नहीं है, रैंडम इफेक्ट मॉडल है, तो उस केस में हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ओवरऑल वेरिएबिलिटी को जीरो मानेंगे। अब ओवरऑल वेरिएबिलिटी किसकी? ट्रीटमेंट की। ठीक है, यानी जो असाइनेबल फैक्टर्स हैं उसकी। तो असाइनेबल फैक्टर यहाँ पे बीटा है, तो इस केस में ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन Yes. 166, a systematic sample of size 2 is drawn from a finite population with this the samples are drawn so that the probability that the two units are included in sample equals, कितना होगा inclusion probability is n by n, that is 2 by 4, that is 1 by 2। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? ये समझ में Yes, आया? sir. हाँ sir. In case देन so. हाँ, देन क्वेश्चन 167, द वेरिएंस, हाँ माइक म्यूट रखिए आप। द वेरिएंस ऑफ द यूजुअल एस्टिमेटेड सैंपल, ओके, in the standard we wish to obtain an allocation that minimizes the sample size। हाँ, सैंपल साइज मिनिमाइज करना है, तो then such an optimal allocation does not exist। proportional allocation is optimal and the optimal allocation is the one for which NH is proportional to SH। optimal allocation is the one for which NH, the optimal allocation is the one for which NH is proportional to SH। ये होता है ना, NI directly proportional to NSI and NI directly proportional to NI, है ना? लेकिन वेरिएंस ये है, तो ये तो प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन बी होगा। क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन 167 का आंसर है, B है. इसके आंसर नहीं गिवन है क्या? B है sir. अच्छा, नीचे सेकंड पेज में है। okay, नीचे है 167 का बी। हाँ, प्रोपोर्शनल एलोकेशन होगा ना, ये एनआई इज डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल sir. टू एनआई। ठीक है, हाँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, let us consider the two sampling strategies both based on a sample of size n। first is SRSWR, second is post stratification to estimate the population total। ये पता नहीं क्या, इसको आप देख लेना। Then question number 169, the incidence matrix of a general block design is hence the number of estimable orthogonal block contrast is। क्या क्या estimable है यहाँ पर? कितने contrast estimable है? ये इंसिडेंट मैट्रिक्स बताया था मैंने लास्ट क्लास में। कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर, कितने ट्रीटमेंट होंगे? Block 3. हाँ, ट्रीटमेंट 4. ट्रीटमेंट 4, नंबर ऑफ रोज आज 4, दिस इज T1, T2, 3. T3, 3. T4, 4. दिस इज ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ठीक है, तो Yes sir. ब्लॉक वन का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ब्लॉक वन का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ब्लॉक वन में देखो, वन जहाँ पर है इसका मतलब T1 रिपीट हुआ है यहाँ पर,
T2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है T1 एंड T2। समझ में आया? Yes, sir. देन सेकंड ब्लॉक में T1 प्रेजेंट है, T1. वन का मतलब है प्रेजेंट, T1 प्रेजेंट है, T3 प्रेजेंट है एंड T4 प्रेजेंट है। देन ब्लॉक 3 में T1 एंड T4 प्रेजेंट T4. है। ठीक है, Yes. तो T1 तो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, T1 रिपीट हुए हैं। ठीक है, Yes. T2 रिपीट नहीं हुआ है, T2 रिपीट नहीं हुआ है, तो दिस इज Not estimable. नॉट एस्टिमेबल। T3 भी रिपीट नहीं हुआ है, T3 इज ऑल्सो नॉट एस्टिमेबल। T4 रिपीट हुआ है, तो दो ट्रीटमेंट क्या है, नॉट एस्टिमेबल है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर 4, आउट ऑफ दीज 4 2 ट्रीटमेंट्स आर नॉट एस्टिमेबल, दैट मीन्स नंबर ऑफ एस्टिमेबल ट्रीटमेंट्स आर 2। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यही पूछा है, द नंबर ऑफ एस्टिमेबल ऑर्थोगोनल ब्लॉक कॉन्ट्रास्ट इज। ऑर्थोगोनल ब्लॉक में ये ब्लॉक ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ब्लॉक कॉन्ट्रास्ट इज, तो टोटल कितने होंगे, 2 हो 2. जाएंगे यहाँ पर। Answer. ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 170, इसका क्या आंसर आएगा? ये तो सिंपल उस पे है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना ये। हाँ sir. Lambda into mu minus 1 हाँ, लैम्डा into mu minus 1. v माइनस वन Hmm. इंटू और आर के b माइनस minus. वन Okay, minus 1. एंड वी आर इक्वल टू बी इंटू के, ये होता है। Mhm. तो ये v हाँ. इक्वल टू बी है, v इक्वल टू बी है तो r इक्वल टू के आ गया, एंड r गिवन है तो k इक्वल टू तो 5 हो गया। तो k, अच्छा यहाँ पे ये है, a में भी k इक्वल टू 5 है, b में भी k, ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, नहीं. तो अब ऐसे इस प्रॉपर्टी से हम देख लेते हैं, लैम्डा इंटू वी माइनस वन दैट इज 10 एंड r दैट इज 5 इंटू के माइनस वन इज, के हमने 4. निकाल लिया 4, तो सॉरी के 5 है तो के माइनस वन इज 4, तो ये 4. लैम्डा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2, लैम्डा इक्वल टू, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, Yes. Yes. तो नेक्स्ट है 172 कर लोगे? कंफाउंडेड ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन देखना है। कर लेंगे ना? हाँ सर. कर लेंगे. प्रॉब्लम आए तो आपको पूछूंगे. हाँ, नंबर ऑफ इवन लेटर्स देखोगे आप, कॉमन क्या है, नंबर ऑफ इवन लेटर्स में देखो, ए बी यहाँ पर है नंबर ऑफ इवन लेटर्स। ठीक है, तो ए बी कहाँ कहाँ है, देखो ए बी डी में है, ए बी सी डी में है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। अब बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ इवन लेटर्स में हम देखेंगे 0 2 4, कितने लेटर कॉमन है, तो यहाँ ए बी डी में ए बी हम देख रहे हैं कॉमन है, 2 लेटर कॉमन है, ए सी डी में ए बी नहीं है कॉमन। ठीक है, बी सी डी में ए बी कॉमन नहीं है, ए बी सी डी में ए बी कॉमन है, तो ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, तो ये चेक कर लेना क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, अदरवाइज आप मैट्रिक्स फॉर्म से भी इसे कर सकते हो। Yes, sir. चलो अभी इतना करते हैं फिर।